अब ये जो प्रसंग है काफ़ी दिलचस्प है कि उस समय आप देखिए कि यात्रा करते, तो यात्रा करने के दौरान ये होता कि आप वहाँ पे देखते कि जो भी यानी जो यात्रा के दौरान ऊँट का प्रयोग किया जाता था, उसके बारे में कहा जाता है कि वो कोयला पानी नहीं बल्कि घी पीकर चलेगी। बाबा के ललितपुर के जीवन के बारे में यही कहते हैं कि बच्चन जी बहुत ही कम सुना राधा उनके पास तो केवल ज़्यादा समय तो रही नहीं थी, सिर्फ 6 महीने रही थी। और वैसे भी इनकी जो दादी थी वो पर्दे में रहती है यानी भोलानाथ की पत्नी और उन दिनों की प्रथा के अनुसार जो तुलसा थी यानी उनकी बेटी थी, वो भी बहुत ज़्यादा तो बाहर निकल नहीं पाई और इनके पिता जो प्रताप नारायण थे, वो हिंदी से मिडिल क्लास की तैयारी कर रहे थे, घर पर अपने पिता से ही उर्दू फारसी पढ़ लिया करते, लेकिन उनके दिमाग पर ललितपुर के जीवन में पढ़ने लिखने की स्मृतियाँ उतनी सजग और स्पष्ट नहीं थी, जितना खेलने कूदने की स्मृतियाँ। तुलसा की पढ़ाई का सवाल ही नहीं उठता था, वे अपने घर की माँ गृहस्थी के चीज़ों को सीखना और पकाना यही सब था। और अपने बाबा के स्वभाव, संस्कार, सीमाओं को जहाँ तक कि इन्होंने बच्चन जी ने कहा मैंने समझा था, उनमें उनको जेल के हकीम की काम जो है वो अपनी रुचि के बहुत अनुकूल नहीं लगती थी। फिर भी उन्होंने उसे एक लंबे अरसे तक निभाया, कर्तव्य की भावना से अलग रखकर करते जाने की उनमें क्षमता थी ही, कुछ विवशता भी रही क्योंकि जीविकोपार्जन का कोई साधन था नहीं और करना ही पड़ता। मुझे मालूम है कि उन दिनों सरकारी सेवा से अवकाश प्राप्त करने की उम्र क्या होती थी, शायद आज ही की तरह लगभग वही 55 साल। मेरे बाबा 50 से कुछ ऊपर ही थे कि एक दिन उन्होंने मेरी दादी से कहा कि मेरे 14 वर्ष का वनवास अब समाप्त हो गया है। अब मैं इलाहाबाद लौट कर आराम करना चाहता हूँ। ललितपुर में अच्छे स्कूल तो थे नहीं, प्रताप नारायण को अंग्रेजी शिक्षा देने की आवश्यकता का भी उन्होंने अनुभव किया। तुलसा के लिए संबंध खोजने के लिए भाई बिरादरी के बीच बात चलाना भी जरूरी था और कहीं उनके मन में था कि इलाहाबाद की हमको मिट्टी पानी में ही अगर अंतिम सांस लेना तो वहीं लेना है। अब जो है कहते हैं कि और यही कि मिट्टी पानी से बिरचित है मेरी काया और पूर्वज किस तब बल से था तुमने वो पुण्य कमाया ऊंचा से ऊंचा भी अंतिम पर यह रचकर बन आता भारत की धरती के ऊपर चल आई यह रीति सगर से। क्या 50 वर्ष की अवस्था में कहते हैं कि उनके पिता की उम्र 30 से कम अवस्था में हो गई थी। उनके मन में इस प्रकार का विचार स्वाभाविक ही ना आया होगा कि रचकर बनकर वहां जाने से क्या ये अच्छा नहीं है कि वहीं जाकर रचकर बने। ललितपुर से लौटने के बाद वे कहते हैं 6-7 वर्ष जिया। साथ ही मेरा ऐसा ध्यान भी है कि 14 वर्ष के वनवास के पूर्व लगभग इतने ही वर्षों के मधुवन विलास की याद में भी उन्हें कम नहीं खींचा होगा। फारसी शायरी का मधुवन कमनीय कल्पनाओं से चित्रित, हैरत अंगेज रंगों से अनुरंजित, अलस तंद्रिल स्वप्निल ध्वनियों से अनुगुंजित। वहाँ कुछ पता नहीं कि गुल और बुलबुल की दास्तान किस वक्त प्रेमी प्रेमिका के आख्यान में बदल जाए, किस वक्त प्रेमी प्रेमिका की कहानी आत्मा परमात्मा में तब्दील हो जाए। वहाँ मंदिर की जो धारा बहती देखते ही देखते कतरे में समझ जाती, कतरा दरिया हो जाता और दरिया समुंदर, समुंदर फिर कतरे में समा जाता। वहाँ बात की बात में साकी नजो अदा परमात्मा कृपा में परिवर्तित होती और खुदावन ताला का जलवेतूर साकी की नूरानी नुरगिसी निगाहों में आबदार मोती बनकर ढुलकने लगती। कहते हैं कि वासना और आध्यात्म की इस राग बिराग गलपाही में मानो की बावनी पर बावरी भावनाएं जमीन की छोर को छूती रही आसमान की ओर सहलाती है। फकीर शहंशाह के अंदाज में बोला, साकी बनूर बादा सर अफरोज जामे महा मुतरी बुकों की कोर जहां सूदे बकाम। ये साकी तू अपनी शराब की रोशनी से मेरे मटमैले प्याले को जगमगा दे और ओ गायक तू गाकर ऐलान कर दे कि दुनिया के सारे काम मेरी मर्जी के मुताबिक हो गए और समरकंद और बुखारा का बादशाह सिराज की गलियों में फिरने वाले तुर्क यानी माशूक पर निछावर हो जाए। अगर हाँ, तो तुर्की सिराजी बदरास्ता दिल मेरा बखाले हिनुअस बक्सम समरकंद बुखारा। अगर वह सिराज का मासूक मेरे दिल को अपने हाथ में ले ले यानी मेरा प्रेम स्वीकार कर ले तो उसके गाल पर जो काला तिल है उस पर मैं समरकंद और बुखारा की दौलत लौटा दूं। जिसकी आंखों में ये चित्र बसे थे, जिनके कानों में ये ध्वनियां समाई थी, जिसके दिलो दिमाग भावना और विचार के इन सैलाबों में भीगे डूबे थे, वो 14 वर्ष जेल की काली ऊंची दीवारों को पलकों से नापता रहा, चोर डाकुओं बदमाशों के अपराधों की सूची बनाता रहा। यानी ये अपने दादा के बारे में बताते हैं कि उनके बाबा कैसे जब ललितपुर छोड़ने का विचार उनके मन में आया तो अपने मिलने जुलने वालों पर व्यक्त किया होता, तो निश्चय ही अपने कतवे विनोद से वो समय सिद्ध कहावत दोहराई होगी जो झांसी दतिया और ललितपुर के बारे में अभी भी कहावत सुनी जाती है, झांसी गले की फांसी दतिया गले का हाल ललितपुर मत छोड़िए जब तक मिलेगा। मेरा हमेशा से ये विश्वास रहा कि कहावतें अल्टप्पू तो नहीं होती हैं, उनके पीछे कोई लंबा सामूहिक अनुभव रहता है जो जाति जीवन में ना जाने कितने अवसरों पर कसौटी पर चढ़ता और खारापन सिद्ध करता है। निश्चय ही कथन उन लोगों के लिए है जो बाहर ले इन अवसरों पर आकर बसते हो बाहर से। झांसी वालों के लिए झांसी गले की फांसी होती थी
अब तक उसे मसान हो जाना चाहिए था। दतिया में किसी को दीन दुखिया न रह जाना चाहिए था और सभी क्षेत्रों के उधार खाकर बैठने वाले को ललितपुर में जाकर डेरा डाल लेना चाहिए था। विशेषकर साहित्य क्षेत्र के बेकारों को दतिया जाने का सौभाग्य मुझे नहीं मिला। पछतावा यही है कि अपनी गरीबी के दिनों में मैं यही कहावत मैंने सुना ही नहीं। पर झांसी के बारे में मैंने इस कहावत का अक्षरशः सत्य पाया। छोटी फांसी का अनुभव मुझे कई बार वहाँ हुआ। मेरे छोटे भाई को बड़ी फांसी का। जिन दिनों में अंग्रेजी दैनिक पायनियर, पहले वो इलाहाबाद से पायनियर निकलता था, अब लखनऊ से निकलता है, उसके गश्ती के एजेंट के रूप में मैं काम करता था। उनमें मुझे झांसी जाने का मौका मिला। मेरी ड्यूटी कई तरह की होती, मुझे पायनियर के लिए कचहरियों के विज्ञापन वगैरह के लिए जाना होता। कई दिलचस्प मुकदमे भी चलते, उन्हीं की रिपोर्ट वगैरह भेजनी होती, पायनियर के संबंध में उनकी राय जाननी और उस पत्र के पक्ष में करनी होती। 1930 के नमक सत्याग्रह के आंदोलन के बाद इस एंग्लो इंडियन पत्र की लोकप्रियता घट रही थी, यानी पायनियर की, और प्रबंधक बड़ी चिंतित थे। राष्ट्रीयता की लहर चल पड़ी थी और मुझे धारा के विरुद्ध तैरना था। प्राय सभी लोग जो है पायनियर से कुछ असंतुष्ट थे, पर मैं सदा शिष्टा के व्यवहार का प्रत्याशा करता था। झांसी के सम्राट नागरी से मुझे जितनी डांट खाने को मिली उतनी कहीं से भी नहीं। एक सज्जन के यहाँ गए तो वे सोकर न उठे थे, दूसरी बार गए तो पूजा करे, तीसरी बार गए तो खाना खाकर सोने जाते थे। मुझे देखते ही बरस पड़े। मैं तो कहूँगी पायनियर के साहबों पर क्या आफत आ गई है, उनका आदमी हमारी ड्योढ़ी की माटी चाटे जा रहा है। मैं गुनगुनाता हुआ लौट आया, ध्यान मान का अपमानों का छोड़ दिया। जब भी आला गाड़ियाँ मेरी प्राय नहीं छूटती। गाड़ी छूटने के आधे घंटे पहले मैं स्टेशन पे पहुँच जाता हूँ नियम से। और लाइनों के मेल पर अपना क्या बस। झांसी में एक से अधिक बार मेरी गाड़ी भी छूटी और मुझे कनेक्शन भी नहीं मिला और 10-10 12-12 घंटे मुझे स्टेशन पर झक मारनी पड़ी। आगे का जो कार्यक्रम चौपट हुआ उसकी चर्चा ही क्या करें। और कहावत भी है, मेरे दिमाग में वो प्रतिध्वनि होता है, झांसी गले में फांसी। तो मतलब ये जो कहावत है झांसी गले की फांसी, ये चरितार्थ होता है। खैर मेरे साथ तो ये झांसी का मजाक कह लीजिए, पर मेरे छोटे भाई के लिए झांसी सचमुच गले की फांसी हो गई। कलकत्ते से वे झांसी स्थित इलाहाबाद बैंक के एजेंट होकर झांसी क्या गए कि उन पर मुसीबतों का तांता लग गया। यानी कलकत्ता से वो झांसी आ गए थे और उन पे मुसीबतों का तांता यूँ लग गया कि यहीं उनकी पत्नी का देहावसान हो गया, यहीं उनकी पुत्री मरी और यहीं उन्होंने फिर से विवाह किया, जो उनके लिए घोर अपमान, आत्म प्रताड़ना और पश्चाताप का कारण बना। यहीं वे भीषण रूप से बीमार पड़े और यहाँ से जब इलाज के लिए लखनऊ गए तो फिर लौट कर ना आए, उनकी मृत्यु हो गई। ये सब आप चाहे तो घटनावश कह सकते, पर बाहर वालों के लिए झांसी अक्सर गले की फांसी क्यों होती है, इसका मैंने एक रहस्य मालूम कर लिया है। पर झांसी के मेरे अनेक प्रेमियों का दिल ना दुखे, इसलिए उसे प्रकट नहीं करना चाहता। शायद झांसी वालों की कुछ सीमाएं हो, शायद मेरे कयास पर हो। ललितपुर में मुझे वहाँ के लोगों ने बताया कि उधार अब भी खूब चलता है। इसके लिए कुछ आर्थिक कारण भी है। उधार लोग किस हालत में देते हैं, उधार लोग किस हालात में लेते हैं। अर्थशास्त्र का सीधा सा नियम है, बेचने वाले के पास वहाँ माल ज़्यादा है, खरीदार के खरीदने वाले को दाम जो है, खरीदने के पास जो है, जो खरीदार है उनके पास दाम कम है। पर मेरे बाबा को न बेचना था न खरीदना, उन्हें तो कमाई करनी थी और एक दिन वो ललितपुर से इलाहाबाद के लिए चल पड़े। बाबा की रात की जरूरी जरूरी सामान लेते चलो, बाकी सब छोड़ दो। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी जो दादी थी वो तो पूरा भर के उन्होंने तैयार किया, हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। और सारे सामान वगैरह लेके और बाबा दादी अपने 13 वर्ष का पुत्र, यानी उस समय अगर पुत्र में देखें तो जो बच्चन जी हैं उनके बारे में कह रहे हैं कि ये करीबन 13 वर्ष के थे। और जो तुलसा थी उनकी बहन, तुलसा जो थी जो है, हाँ मतलब कि वही भोलानाथ के पुत्र कौन है, प्रताप नारायण, यानी बच्चन जी के दादा। तो अरे प्रताप नारायण जो है वो बच्चन के पिता हैं। तो प्रताप नारायण और उनकी बहन तुलसा को लेके, तुलसा 2 साल बड़ी थी इससे, वो 13 साल के थे, लेके चल पड़े। और राधा तो अब वृद्ध हो चली थी, महारानी अधेड़ हो गई थी, बुद्धि 16 पार कर चुकी थी, यानी जो बुद्धि थी वो 16 पार कर चुकी थी। पर खोड़सी की आंखों में जो अप्रत्याशित, यानी जो चमक होनी चाहिए थी, वो बुद्धि की आंखों में नहीं थी। तुलसा उम्र में उनसे साल 1.5 साल छोटी ही थी, मतलब उम्र का तुलसा का उम्र लगभग वही 15 बताए हैं और 16 बताए हैं बुद्धि का, लेकिन वो उनसे भी ज़्यादा तगड़ी थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि देखिए तुलसा को खाने पीने का हर एक चीज़ और प्रेम कितना मिला, है ना। और मैंने सुना है कि वो जो तुलसा थी वो बहुत सुंदर भी थी, इनकी बुआ प्रताप नारायण अपनी बहन को बहुत मानते भी थे। प्रताप नारायण ने अच्छी बाढ़ ली, किताबों पर उन्होंने अधिक कमर न झुकाई, शाहजहां नदी में तैरे थे, पार के पैरों पर चढ़े उतरे थे, गुल्ली डंडा कबड्डी खेली थी, गोलियों पर निशान लगाया था। उनकी उंगलियों का ये करतब मैंने स्वयं अपने बचपन में देखा था, यानी अपने पिता का। हमारे खेल में कभी कभी कला का प्रदर्शन होता था, कुछ ऐसा मेरे साथ भी हुआ। बड़ों से मैंने सुना कि मैंने अपने छुटपन में अपनी ठीक अवस्था से कुछ छोटा लगता और कुछ 10 बरस जो है, कभी 20 बरस भी मजाक नहीं कर रहा हूँ। एक घटना सुनाऊंगा इधर। अलबत्ता जब मेरी एड़ी में स्पर निकल आया तो जिसे चलने में तकलीफ होने लगी, हार्निया का ऑपरेशन कराना पड़ा और प्लूरसी का आक्रमण हुआ। अब जब पेट में अल्सर पाया गया तब मैं अपनी उम्र पर आ गया हूँ। और कहते हैं तो यही घटना रही इनके जीवन में। और
अब ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि जब मैं पीएचडी करने के लिए कहते कैम्ब्रिज गया, तो मेरी उम्र हो गई थी 44 से ऊपर। वहाँ मैं जब पहुँचा तो मैं 2 वर्ष से कुछ अधिक रहा। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एक कायदा है कि वहाँ विद्यार्थियों की कक्षा में भोजन के समय और ऐसे ही कई मौक़ों पर एक काला गाउन पहनना पड़ता है और रात के समय कहीं भी बाहर जाने पर उन्हें गाउन धारण करना ज़रूरी होता है। उसकी जाँच करने के लिए रात को प्रॉक्टर अपने 2 सहचर्रियों के साथ आता है। ये तेज़ दौड़ने वाले होते हैं। उनको कैम्ब्रिज के विद्यार्थियों की स्लैंग को हिंदी में क्या कहूँ, हमारी तरफ से इसे मल्लाही कहेंगे। तो शिष्टता से सर्वथैव अछूतीभास बुलडॉग कहना पड़ता है। जो लड़के किसी शरारती इरादे से गाउन नहीं पहनते, टाउन वाले सामान्य नागरिक की स्वतंत्रता लेना चाहते हैं, उन्हें प्रॉक्टर पकड़ता है, वे भागते हैं और फिर बुलडॉग उन्हें जो है दौड़ाता है और नियम भंग करने के लिए उन पर भारी जुर्माना लगता है। ये नियम उन लोगों पर नहीं लागू होता जो 26 की उम्र के ऊपर होते हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी ही क्यों ना हो। मेरा मतलब है कि रात को कहीं पर जाना है तो गाउन पहनना है और कई बार रात को पकड़ा गया, यानी मैं 45-46 का होने पर भी मैं 26 से कम का, मतलब कि ये कह रहे हैं कि मैं तो उस समय 45-46 का हो गया था और लोग मुझे 26 से कम का ही समझे। वैसे गाउन पहनना भी मेरे पक्ष में ही होता। जो मेरी सूरत शक्ल से मुझे ज़्यादा उम्र का समझते, वे भी रात को एक बार मेरी पीठ पर गाउन देकर मुझे ज़्यादा उम्र का समझते। मुश्किल देश में नवउम्र लगने के कुछ फ़ायदे कुछ नुकसान भी है। मैंने इच्छा या अनिच्छा दोनों से ही उठाया। अभी तक प्रताप नारायण ने अंग्रेजी का, यानी इनके पिता ने अंग्रेजी का एक अक्षर भी नहीं पढ़ा था। तय क्या किया कि 1 वर्ष घर पर ही अंग्रेजी पढ़ाकर उन्हें अंग्रेजी स्कूल में दाखिल किया जाए, पर उस समय तक हमारे पास पड़ोस नाते रिश्तेदार में कोई ऐसा था नहीं, सगे संबंधियों में। तो अंग्रेजी पढ़ने वाले वे सबसे पहले व्यक्ति थे, इनके पिताजी। उन्होंने अंग्रेजी की प्रारंभिक शिक्षा किससे ली थी? तो बंगाली महाशय से ली। उनका नाम क्या था? दुर्गाचंद या कालीचरण बनर्जी। हमारे मोहल्ले चक से मिले हुए मोहसिनगंज में रहते थे। बाद को उन्होंने एक पक्का मकान ले लिया था। मुझे याद है कि अपने लड़कपन में काली बाड़ी देखी थी और मकान के बाहर अंग्रेजी और बांग्ला अक्षरों में नाम की संगमरी पट्टियां लगी होती। मुझे नहीं याद है कि मोहल्ले के किसी और मकान को नाम देकर विज्ञप्ति किया गया। शायद मास्टर मोसाई के लड़कों को भी मैंने देखा था। अंग्रेजी का प्रचार सबसे पहले बंगाल में हुआ। देखिए, एक चीज़ ये भी बताएं कि अंग्रेजी का जो प्रचार है वो सबसे पहले कहाँ हुआ, तो सबसे पहले बता रहे हैं कि बंगाल में। जैसे जैसे अंग्रेजी हुकूमत फैली और दफ्तर स्कूल आदि शुरू हुए, वैसे वैसे अधिकाधिक अंग्रेजी जानने वालों की आवश्यकता हुई और बंगाल की खपत से ऊपर माल देश के अलग अलग नगरों में भेजा जाने लगा। उत्तर भारत के सब प्रमुख नगरों में बंगाली टोले बस गए। एक समय दफ्तर के बाबू मास्टर डॉक्टर में बंगालियों की प्रधानता हुआ करती, पर विभिन्न प्रांतों में जाकर भी बंगाली बंगाली रहते थे। जल में कमलवत एक छोटे से बंगाल बने हुए बंगालियों में उठना बैठना, उन्हीं का रहन सहन सब चीज़। कालीचरण बाबू मुंशी भोलानाथ के लड़के को अंग्रेजी पढ़ाने के लिए इसलिए राजी हो गए थे, यानी जो कालीचरण थे वो भोलानाथ के लड़के को इसलिए पढ़ाना चाह रहे थे, वो राजी हो गए कि उनको फारसी साहित्य से भी अनुराग था और उसके एवज में वो बाबा से, यानी इनके भोलानाथ से, वो फारसी सीख लेते थे। पढ़ाने की फीस मांगने या देने में लोगों को संकोच होता था, पर लेन देन के अन्य माध्यमों और उपायों से वो अनजान थे। कालीचरण किसी दफ्तर में बड़े बाबू होंगे या मास्टर। लगभग 1 साल के बाद प्रताप नारायण का नाम स्थानीय कायस्थ पाठशाला में चौथे दर्जे में लिखा दिया गया। इतने नीचे दर्जे में? उन दिनों दर्जे उल्टे होते थे। चौथे के बाद आता था तीसरा, तीसरे के बाद दूसरा, दूसरे के बाद पहला, फिर मैट्रिकुलेशन। बाबा ने फिर मर्दाने में अपनी खाट डलवा ली, खरुए के कपड़े में बंधी किताबों का बस्ता खुलवा लिया, अगल बगल चश्मादानी, कलम, हुक्का, चिलम ये सब फैला लिया। शतरंज की बाजियां होती और जब ध्यान टूटता तब रसोई से दादी की करछुल खड़कती, खाना तैयार है की सूचना देने के लिए पहले जरा धीमे, फिर जोर जोर से, फिर ज़्यादा जोर से। कभी प्रताप नारायण आकर कहते, बब्बा खाना कब से तैयार है। कभी राधा बाहर निकल कहती, बोला ना रोटी खाए में देर सबेर ना करे चाहिए। घर के बाकी लोगों के लिए मर्दाने की यह लक्ष्मण रेखा थी। बाबा शायद जिस तरह के जीवन के लिए बने थे, जिस तरह के जीवन के लिए बड़ा आश्वासन था कि इसको इसी तरह चले जाना है। बाबा ने अपने संतोष का स्वर्ग कितनी छोटी सस्ती चीज़ों से बना रखा था। उनकी शांति भंग करने वाली कोई चीज़ थी तो मेरी दादी की जेब। ये ठीक है कि तुलसा की शादी करनी थी, बुद्धि की भी कहीं ठिकाने नहीं था और फिर बाबा को तो विश्वास हो ही गया था कि जब समय आएगा, संयोग बनेगा तो अपने आप ही सब हो जाएगा। आदमी के फाय-फाय करने से कुछ होता नहीं और घर में जब 2 लड़कियां ब्याहने को है तब दादी को नींद कहाँ। वे उठते बैठते कहती, इस घर में तो उल्टी बात हो रही है, कहाँ है। यही कारण सखी नीत प्यारे, ना घर कन्या बाल कुंवारे। और यहाँ एक छोड़ 2 कन्याएं कुंवार घर में हैं और घर का मर्द कान में तेल डालकर सोता ही नहीं, इनके भोलानाथ को। तुलसा और बुद्धि का एक एक दिन बढ़ना उसकी व्यग्रता बढ़ा रहा था। वे ना खुद सो सकती और ना बाबू को सोने देती। मुझे अपना स्वप्निल प्रणय गीत जीवन की किस घोणी यथार्थता के बीच आ गया कि सो ना सकूंगा और न तुझको सोने दूंगा, हे मन बीने।
कभी कलाकार स्वप्न और यथार्थ को भले ही अलग करके देखता हो, मुझे लगता है कि जीवन की पूर्णता में दोनों अविभाज्य रूप से सांघिक है, ऑर्गेनिक है। एक की पुकार दूसरे की सिराओं में प्रतिध्वनित होती रहती है, भले ही कुछ छीड़ होकर या बदल कर। जो कल्पनाएं जीवन की वास्तविकता को छू छोड़ ना सके, उन्हें मैं अफीमची की पिनक से अधिक नहीं मान सकता। जिन वास्तविकताओं का नाद निनाद स्वप्न लोक में जाकर झंकृत नहीं होता, उन्हें मैं केवल जग का कोलाहल कलह नहीं कहूंगा। है लिखी मधुबूत मैंने हो खड़े जीवन समर में, कल्पना और यथार्थ के बीच सेतु निर्मित करना कवि के स्वरों का ही तो काम है। एकाध साल बाद तुलसा का संबंध ठीक हो गया, यानी जो तुलसा थी प्रताप की बहन, इनकी बुआ, उनका संबंध तो ठीक हो गया। बुद्धि अभी इसी विलंबित बचपन से ही लड़ रही थी, उनके विवाह की कोई जल्दी नहीं समझी गई। तुलसा का विवाह जो है किसके यहाँ हुआ, तो इटावा जिले के फफूद नामक कस्बे में एक सम्भ्रांत परिवार में हो गया। देन दहेज में काफी रुपए लगे। दादी की आधी चिंता तो समाप्त हो गई। प्रताप नारायण की पढ़ाई कायस्थ पाठशाला में चलती रही और धीरे धीरे मैट्रिकुलेशन तक गए। बाबा का जीवन किताब और विषाद के बीच कटता रहा। बिना किसी काम कमाई के घर खर्च चलाना था। दादी के जेवर एक एक करके बिहारी के बाप पड़ोस के सुनार के घर पहुंचते रहे और एक दिन में प्राय नंगी बूची हो गई। इसी समय भोलानाथ की मृत्यु भी हो गई। उनकी मृत्यु के संबंध में राधा एक घटना बताती थी। एक बार भोलानाथ अपने पुत्र को लेकर कहीं गए थे, शायद आनंदीपुर। रास्ते में निचाट में गर्जन तर्जन के साथ आंधी आई, बादल गिराए, पत्थर पड़ा। शरण लेने को कोई जगह नहीं, कहीं कहीं पेड़। प्रताप नारायण कहते, बब्बा किसी पेड़ के नीचे चलो। और बाबा कहते, आधी ओले में पेड़ के नीचे नहीं खड़े होने चाहिए, सिर पर पेड़ गिरने का भय रहता है। और वे इधर उधर पेड़ों का गिरना देख भी रहे थे। निचाट में ही खड़े रहने का निश्चय हुआ। राधा कहती थी कि शेर शेर सवा शेर के ओले थे, मैंने तो अपनी उम्र में इतने बड़े ओले आसमान से गिरते नहीं देखा। राधा की अतिशयोक्ति हो सकती है कि संभव पहले इतने बड़े बड़े ओले गिरते हो भी सकता है। बाबा ने बेटे को जमीन पर, यानी जो प्रताप थे, उनको बेटे को जमीन पर बिठला दिया और खुद उस पर झुककर उसे छाती से झांप लिया। पत्थरों से बाबा का सिर फूट गया था और खून की धारा पानी से मिलकर बह चली थी। पीठ पर गदागद ओले गिरे रहे थे और रीढ़ की हड्डी टूटी जा रही थी, पर बाबा बेटे को छापे अड़ी खड़े रहे। बेटे ने बहुत बार चाहा कि अपने पिता को ऐसे छाप कर बचाए, पर बाबा उनकी गर्दन पर और जोर डाले उन्हें दबाए खड़े रहे। थोड़ी देर बाद तूफान शांत हुआ। प्रताप नारायण अपने घायल भीगे ठिठुरते पिता को लेकर कीचड़ पानी लोगों से लगकर किसी तरह घर पहुंचे। बहुत सेक हुई, बहुत मरहम पट्टी हुई, वैद्य हकीम आए। भोलानाथ जो खाट पर लेटे तो फिर उठे नहीं। 4-6 रोज बाद उनकी मृत्यु की घड़ी आ पहुंची। खाट की एक ओर राधा महारानी बुद्धि खड़ी थी, दूसरी ओर दादी और प्रताप नारायण। जैसे मेरे पर बाबा मरते समय मेरे बाबा पर ये उत्तरदायित्व छोड़ गए थे कि वो महारानी का विवाह कर दे, उसी प्रकार मेरे बाबा ने अपनी अंतिम श्वासों से मेरे पिताजी को ये भार डालकर कि वो बुद्धि की शादी कर दे, अपना शरीर छोड़ दिया। मृत्यु सदा ही सुखद और भयानक होती है। गरीब के घर की मृत्यु और भी करुण होती है और भी असहायता का बोध कराती है। पुराणपंथी पीढ़ी दर पीढ़ी चले आए रीति रिवाजों के सिकंजों में जकड़े निर्धन हिंदू के घर मौत उसकी तबाही की भविष्यवाणी करती आती है, विशेषकर यदि उसका परिवार अतीत में संपन्नता की ख्याति अर्जित कर चुका हो। नाऊ, बारी, कहार, ब्राह्मण, महाब्राह्मण समाज के खुर्राट ठेकेदार, खूसट ठेकेदार ने बड़े बूढ़े नाते रिश्तेदार शव को चील कौवे गिद्धों की तरह घेर कर बैठ जाते हैं, लेकिन वे उसे खाते नहीं है, खाते हैं उसके जीवित संबंधियों को। कितनी बड़ी बात इन्होंने कही है यहाँ पे, बहुत बड़ी बात है ये। इधर आदमी दुख से दबा रहता है, उधर उनकी मसलहती कांव कांव आरंभ हो जाती है। फूला जैसे धर्मात्मा पुण्य आत्मा थे, वैसे उनको सदगति भी मिलनी चाहिए। क्रियाकर्म विधि विधान से होना चाहिए, नहीं तो सदगति कैसे मिलेगी। होगा क्यों नहीं बेटा, होता किस दिन के लिए है। और फिर फली तो अपने पिता की योग्य पुत्र है ही, फिर खानदान ये कैसा। इसके पिता ने अपने पिता के लिए कुछ नहीं किया था। शव को कामदानी दुसाला उड़ाकर ले गए थे, जो भला नाऊ का बाप तब तक ओढ़ता रहा। ब्रह्मभोज में इतने ब्राह्मण न्योते गए थे, इतने को लोटा धोती मिला था। कर्ज लेना पड़ा था तो क्या हुआ, माँ बाप रोज रोज नहीं मरते। ये देखिए उस समय का प्रसंग होता, चाहे आप ब्राह्मण हो, निर्धन में आप कोई भी हो, यानी आप निम्न जाति हो, उच्च जाति हो। एक तरीके से आर्थिक बदहाली तो हर एक व्यक्ति की होती है ना, लेकिन समाज के ताने बाने ने जो वर्ण व्यवस्था कायम की है, उसमें आपकी गरीबी को नहीं देखता। आपने किस तरीके से देखा होगा कि गोदाम में किहोरी का, मतलब मरते वक्त भी आप देखते हैं कि धनिया किस तरीके से उसके पास चंद रुपए हैं, लेकिन ब्राह्मण खरा है और गोदान के नाम पे वो भी ले लेता है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, लेकिन यही व्यवस्था थी। और यहाँ पे देखिए इन्होंने कितनी बारीकी से बताया है कि कुछ भी नहीं था घर में, ऐसी बदहाली की स्थिति है और सब काँव काँव करने बैठे हैं और सब चढ़ा रहे हैं कि नहीं तो इनको क्या है कि अगर ब्राह्मण ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा तो इनको स्वर्ग नहीं मिलेगा। सारी चीजें बता रहे हैं। कहते हैं कि जो होती आई है वो तो करना ही होगा, जो चार भाई बिरादर कहें वही तो करना चाहिए, आदिवासी। कहते हैं कि मेरी मिर्जापुरी दादी
कि चिर चेतन आंखों ने देखा कि उनके और उनके बेटे के जैसे मृग नृछैनों के चारों ओर बागुर विषम बुना जा रहा है। उनके चित चौकन्ने कानों ने सुना कि बाबा का काम करने के लिए मकान बेचने का सुझाव भी दिया जा रहा है। विधवा होने के अवसर पर उनसे समाज की प्रत्याशा यह थी कि वे अपना छाती कपार पीटती रोती रोती रहेंगी और इस ओर ध्यान नहीं देंगी। मृतक का क्रियाकर्म करने के लिए कर्ज लेने या घर बेचने की क्या कार्रवाइयाँ हो रही हैं। मेरी दादी बड़ी धाकड़ थी। उन्होंने अपने आंसू पोंछ लिए और जो सज्जन मकान बेचने का सुझाव दे रहे थे उनके आगे आकर खड़ी हो गई, बोली, हम घर बेच के उनका काम तो कर दे, पर जो कल हमको रोए कोई तो हम तुम्हारे ढेरी पे आके रोए ले। मेरी दादी की दृढ़ता ने परिस्थिति संभाली, न घर बेचा गया न कर्ज लिया गया और दादी का को बचा कुचा जेवर गिरवी रखकर बाबा का काम जैसे तैसे निपटा दिया गया। दादी के उस साहस के लिए मेरे मन में सदा से बड़ा सम्मान रहा। ऐसे अवसरों पर बड़े बड़े समाज सुधारकों और क्रांतिकारियों को भी मैंने परंपरागत संस्कारों का शिकार होते देखा है। दुख के मारे आदमी की बुद्धि कमजोर पड़ जाती है। प्राय यही आसान मालूम होता है कि जो दूसरे कहे वही कर दिया जाए। समाज आदमी की इस कमजोरी और मौके की इस नाजुकी को समझता है और उसे वहीं करा छोड़ देता है। आपने देखा ये किरदार ना धनिया का बहुत जबरदस्त गोदान में रहता है। पूरी समाज को मानता रहता और ये समाज उसको कितना प्रताड़ित करता है। लेकिन धनिया कहीं कहीं बहुत ही तीव्र प्रतिक्रिया देती है। बिल्कुल ऐसे इनकी दादी ने किया। क्रांति किसी और अवसर के लिए हो, मौत के मौके के लिए मौजू नहीं। और इस प्रकार अवसाद विषाद के धुलके में मैं समाज की ये रूढ़ियां बूढ़ियां अपने जीवन के सूत्र जोड़ती चली जाती। दादी के स्वभाव में एक विचित्र शक्ति थी। मार्मिक से मार्मिक भावना के क्षण में वास्तविकताओं को निरख परख वे फौरन भावना से ऊपर उठ जाती। बाबा के स्वभाव में एक विचित्र दुर्बलता थी। कठोर से कठोर वास्तविकताओं के बीच वे भावना के पक्ष को ना भूलते थे, उसमें वो बह जाते थे। एक ने दूसरे को संतुलित किया था, एक को दूसरे की आवश्यकता थी। मैंने मन ही मन दोनों के स्वभाव का आदर किया। जीवन की परिपूर्णता में कुछ शक्तियों की आवश्यकता है तो कुछ दुर्बलताओं की भी। जो कहीं टिक ना सके ऐसे असमर्थ को मैं प्रशंसा तो दूर अपनी सहानुभूति भी नहीं देता। जो कहीं डिग ना सके ऐसे सबल सुदृढ़ को मैं फरिश्ता भले ही समझूं, इंसान समझकर उसे अपने गले से नहीं लगाता। यथा अवसर टिकते डिगते चलने वालों को मैं अपना साथी बनाता हूँ। हृदय और मस्तिष्क उन्हीं का मुखरित हो मेरे छंदों में। यदि मुझको जिंदा बन रहना है हिंदी के तुकबंदों में, मेरे रक्त नसों के अंदर उनका क्या कब अभिसिंचित होगा। घर में फिर रह गया अवसाद और दैन्य के वातावरण में 4 स्त्रियों से घिरा एक पुरुष, यदि प्रताप इनके जो पिता थे, 3 विधवाएं कुमारी जिनके विवाह का उत्तरदायित्व उनके ऊपर था। प्रताप नारायण के लिए इस बात को भूलना मुश्किल था कि उनके पिता ने उनके लिए यानी उनको ही बचाया था और अपने प्राणों की बलि दे दी थी। 4 महीने बाद परीक्षाएं थी। जब वे पढ़ने बैठते तो आधी होली को भयावनी संध्या उनकी आंखों के सामने आती। परिणाम जो प्रत्याशित था वही हुआ। एंट्रेंस में फेल हो गए। उन दिनों में पढ़ाई समाप्त कर देना चाहते थे। उनके लिए मैट्रिकुलेशन की परीक्षा थी। जो आगे पढ़ना चाहते थे उनके लिए एंट्रेंस की। वैसे ये दोनों परीक्षाएं समकक्ष होती थी। शायद प्रताप का इरादा आगे भी पढ़ने का रहा हो। पारिवारिक आवश्यकताएं विवश कर रही थी कि जीविकोपार्जन के लिए कहीं नौकरी चाकरी ढूंढी जाए। एंट्रेंस फेल होकर नौकरी ढूंढ लेना कोई खेल तो नहीं था। मेरी दादी ने एक बार फिर हिम्मत दिखलाई। उन्होंने आग्रह किया कि प्रताप नारायण फिर से परीक्षा में बैठे। बोली, हम आन के कूटब मतलब कि हम दूसरे के यहाँ पे कूटब पीसब पर तुमका पढ़ाओ। तुम्हारे बब्बा के काम के बरे तो हम घर नहीं बेचा पर तुमको हम पढ़ाएंगे। बाबा के ना रहने पर भी बाबा की भावुकता का अभाव ना अनुभव देने के लिए ये उनका उदार प्रयास था। पिता के ना रहने पर माता पिता जो है माता पिता दोनों बन जाती हैं। जिस दिन माता की मृत्यु होती है उस दिन आदमी को अनुभव होता है कि आज उसके पिता भी नहीं रहे। यानी ये जो प्रसंग इन्होंने कहा ये बहुत ही मार्मिक प्रसंग है और ये चीज़ बहुत लोगों के जीवन में होता है कि कभी-कभी आपने देखा होगा कि स्त्रियों को वो अवसर नहीं दिया जाता है, लेकिन जब वो अवसर मिलता है तो वो कैसे ही एक साथ एक नहीं दोनों ही चीज़ों को संभाल लेती हैं। और इन्होंने बहुत ही मतलब बारीकी से बच्चन जी ने कहा कि कैसे इनकी जो दादी थी हर जगह पे मतलब कि कब क्या निर्णय लेना है, इतना ठोस निर्णय लेती थी। जबकि उस समय की आप स्त्रियों को देखेंगे वो उतनी पढ़ी लिखी शिक्षित भी नहीं है, पर उनके अंदर दृढ़ता कितनी ज़्यादा है। और ये कहते हैं कि आज उसके पिता भी नहीं रहे, माता भी नहीं रही। प्रताप नारायण पिता की मृत्यु और घर की गरीबी से दबे हुए थे। परीक्षा की असफलता ने उन्हें और दबा दिया। उनका मन स्वस्थ नहीं था। पिछली कक्षा के विद्यार्थियों के साथ जाकर बैठने में लज्जा ही लगती होगी। उन्होंने आगे ना पढ़ने का निश्चय किया। अब जैसी भी नौकरी मिलेगी कर लेंगे, पर जब तक कहीं काम ना लगे तब तक तो घर ही बैठना था। दादी ने बाबा के वास्ते शतरंज की बिसात को संदूक में बंद कर ताला लगा दिया। बाप का रोग कहीं बेटे को भी न लग जाए। प्राणी है, एक कन्या ब्याहनों को है,
कमाने की प्रत्याशा जिस एकमात्र व्यक्ति से है, वो उस कार्य के लिए समुचित योग्यता नहीं प्राप्त कर सका, बेकारी में दिन गुजार रहा है। इतना ज़रूर है कि वह लंबे कद का है, पोढ़ी काठी का है, उसमें मसें भीग चुकी हैं, वो अच्छे खानदान से ताल्लुकात रखता है। बस इतने गुणों पर ही समाज का उसका अविवाहित रहने अखरने लगा। अजीब बात लगती है, पर समाज में शायद कोई बात अजीब नहीं होती, उसके लिए गहरे कारण होते हैं, पर अभी तो उन्हें आपके अनुमान पर छोड़ देता हूँ। पास पड़ोस के लोग, दूर निकट के संबंधी, खासकर बड़ी बूढ़ी स्त्रियां, पुरोहित, प्रजा परिवार की सेवा करने वाले नाई बारी कहाँ क्यों कहते हैं? इस पर सोचते सोचते मैं इस परिणाम पर पहुंचा हूँ कि सामंती समाज बहुत से छोटे छोटे सामंतों से निर्मित होता है। यहाँ तक कि हर संपन्न परिवार एक प्रकार का राज परिवार होता है और उसके ऊपर पलने वाले लोग उसकी प्रजा बने रहते हैं और उसकी विपन्नता में भी उससे चिपके रहते हैं, उससे कुछ प्राप्त करने की उम्मीद ही करते रहते हैं। और अपरिचित परिचित घर आ आकर सुनाने लगे, लड़का तो अब बड़ा हो गया है, लड़का तो अब ब्याहने लायक हो गया, फला फला घराने से लड़के की नकल जनपत्री की मांग हुई है, बेटी की शादी में खर्च की क्या फिक्र, बस पाना ही पाना है। बेटा तो कायस के घर में है, बेबुनाई हुंडी है। बेटी अपना भाग लेकर जाती है, बहू अपना भाग लेकर आती है। बहू लक्ष्मी हुई तो बेटे का भी भाग जगा देगी। भैया का शादी को हम लोग क्या उम्मीद लगाएं? मुंशी जी बने होते तो ऐसे भैया की शादी जरूर कर देते। साथ ही समाज की व्यंग, धमकी और आगाही के स्वर भी सुनाई देते। दूल्हा तो वही है जो रामलला जैसे लगे मुच्छर नहीं सोता। लड़का चरेर मुलायम कोल्टा हो गया है, सुकुमार लड़की नहीं मिलती। जब रिश्ता करने से बराबर इनकार किया जाए तो लोगों में शक पड़ जाता है कि लड़के में कोई खराबी तो नहीं है। सच पूछो तो जीवन जहील लड़के का अनब्याह रहना ठीक नहीं। पास पड़ोस में बहू बेटी वाले हुए, लड़की सयानी होकर विवाही रही तो समाज और जीना दुष्कर कर देता है। उसकी जबान का अनवरत प्रहार सहने करते जाने, या तो बड़े बहादुर का काम या बड़े बेहिया का। बुद्धि के ब्याह के बारे में लोगों की जबान इस वास्ते बंद थी कि वो बेचारी बड़ी उम्र में भी बचपन ही ठेलती रही। फिर उसके पिता थे नहीं, माँ और नानी में इतना सामर्थ्य नहीं था कि उसका विवाह अपने बूते पे करें। ब्याह तो प्रताप नारायण को ही करना था, पर जब उनकी माता की और उनके साधन स्वयं उनके लिए निर्वाह के लिए पर्याप्त नहीं थे, तो उनको कौन दोष दे सकता था? मोहल्ले टोले के स्वर में राधा और महारानी भी अपना स्वर कभी कभी मिलाती थी, तो उसके पीछे ये प्रचंड भावना रहती थी कि प्रताप नारायण का विवाह हो जाए तो उनकी ससुराल के मिले दहेज से बुद्धि की शादी भी कर ली जाएगी, अन्यथा बुद्धि की शादी के लिए धन इकट्ठा होने में इतने दिन लगेंगे कि वह बूढ़ी हो जाएंगी। लड़के लड़की के ब्याह के लिए समाज की सामूहिक चिंता, विकलता, बेसब्री आज भी मेरे लिए कम आश्चर्य का विषय नहीं है। 70-80 बरस पहले समाज का जो दृष्टिकोण था, वह हमारे पुराने मोहल्ले में किसी न किसी रूप में आज भी तो है। परिवर्तनों के बीच अपरिवर्तित रहना, धारा के विरुद्ध तैर सकना हिंदू समाज में गुण समझा जाता है। जब आर्य यायावर इस देश में आकर कृषक के रूप में व्यवस्थित हुए होंगे, तब अवश्य ही उन्हें अपनी संतान बढ़ाने की आवश्यकता का अनुभव हुआ होगा। गृहस्थ धन, बहु विवाह और संतान उत्पन्न करने की क्षमता बनी रहने तक विवाह करते जाने की प्रथा ने समाज में जड़ जमाई होगी। बुद्ध पूर्व इसमें वांछित संयम संतुलन आ गया होगा। बुद्ध ने यति धर्म को समाज के मूल में स्थापित किया होगा। आज भी समाज का आग्रह है कि प्रत्येक युवक युवती का विवाह तो होना ही चाहिए। यूरोप में बहुत बड़ी संख्या में पुरुष स्त्री आजीवन भी अविवाहित रहते हैं, उसके लिए ना तो समाज उनकी आलोचना करता, ना उनका अनादर करता है। फिर यूरोप की तरह हिंदू विवाह व्यक्तिगत मामला है भी या नहीं, वह पूर्णतः सामाजिकृत है। विवाह के रीति रिवाज कुछ इस प्रकार रखे गए कि उनके साथ समाज के निम्न वर्ग से लेकर उच्च वर्ग तक सब जुड़े होते हैं। हमारे यहाँ के विवाहों में यदि सुहाग सिंदूर धोबिन देती है तो संस्कार ब्राह्मण देता है। इसलिए हर विवाह के साथ भाई बिरादरी के अलावा समाज के विभिन्न वर्गों के 40-50 घरों का फायदा जुड़ा होता है, और फिर इसीलिए तो समाज को चिंता होती है। साथ ही जो मध्ययुगीन समाज था, वहाँ पे प्रायः अब भी उसी में लोग रहते चले जा रहे हैं। इस प्रकार संगठित था कि अपवादों को लेकर नहीं चलना है, सबके लिए एक ही नमूने की जिंदगी। जहाँ भी किसी ने उस नमूने से अलग कुछ करना चाहा, बस उस पर आरोप प्रत्यारोप गढ़ दिया जाए। इस दुराग्रह का परिणाम ये बता रहे हैं कि समय के साथ अगर देखें, कहते यदि कोई नमूने अनुरूप ढलने से इनकार कर दे, उस समाज के अकॉर्डिंग नहीं चले, तो उसे मक्खी की तरह ये लोग निकाल के फेंक देते, उसका बहिष्कार करते, उसे निम्नता का या कम से कम सबसे कटे हुए हीन का बोध कराते। आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र अलग खड़े होने का साहस आप कर भी नहीं सकते थे, पर निर्धन और समाज निर्भर लोग नमूने की जिंदगी पर ही उतर आने को बाध्य होते। सत्याग्रह तो शायद निर्बल का हथियार होता है। यानी क्या निर्बल का हथियार क्या होता है? सत्याग्रह। समाज दुराग्रह करता है। इस दुराग्रह का परिणाम ये हुआ कि मेरे पिता को अल्प शिक्षित, बेरोजगार और साधनहीन रहते हुए विवाह करने के लिए तैयार होना पड़ा। बाबा मरते समय उन पर बुद्धि के विवाह का उत्तरदायित्व तो छोड़ गए थे। उसे निभाना केवल इसी प्रकार संभव हो सकता था कि उन्हें जो कुछ नगद सामान दहेज के रूप में मिला, उससे बुद्धि की शादी हो जाए। कुछ सहायता का आश्वासन अखोड़िया से मिला, कुछ का मिर्जापुर से, फफूस से तुलसा ने हर तरह अपने
छोटे भाई की सहायता करने का वचन दिया। दादी और मेरे पिताजी, तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे बुद्धि की विवाह के लिए कैसे बंदोबस्त किया गया, है ना। फफूंद वो भी चाहते थे कि अपने भाई को किस तरीके से मदद दें, और कहते हैं कि दादी और मेरे पिताजी के भी मन में यही कहीं उम्मीद अटकी थी कि यदि किसी सौभाग्यवती कन्या का चरण घर में पड़ जाए तो निश्चय ही हो सकता घर का भाग्य बदल जाए। अपने इकलौते बेटे की बहू का मुख देखने को जो सुखद लालसा होती वो दादी को भी गुदगुदाया जरूर होगा। प्रताप नारायण का विवाह शहर इलाहाबाद के ही मोहल्ले कटरा के निवासी मुंशी ईश्वरी प्रसाद उनकी कन्या के साथ हुआ तय, जिनका नाम था सुरसती। यही मेरी माँ हुई। जाहिर है कि सुरसती सरस्वती का अपभ्रंश है। जब मुझे विद्या कला संगीत की देवी सरस्वती के प्रतीक का कुछ अर्थ मालूम हुआ और मुझे लेखक या कवि बनने की आकांक्षा शुभ हो गई, तो मन ने केवल नाम के ही आधार पर इससे बड़ा आत्मविश्वास और बल संचित किया। मैं तो सरस्वती का पुत्र हूँ। अज्ञान इतना भोला होता है, उस पर हंसने या क्रुद्ध होने के बजाय उसे प्यार करने को जी चाहता है। प्रसंगवत यह भी बता दूं कि हिंदी के लेखक और कवियों में मेरे सबसे निकट श्री सुमित्रा नंदन पंत की माता का नाम भी सरस्वती था। यानी बच्चन जी ने यहाँ पे बताया कि उनके सबसे निकट कौन था, सुमित्रा नंदन पंत, उनकी माता का नाम भी सरस्वती था। जब अपने पिता के दिए हुए नाम गोसाई दत्त को बदलकर उन्हें अपने लिए दूसरा नाम चुनने की सनक सवार हुई थी, तो एक बार उन्होंने सरस्वती नंदन भी बनना चाहा था, पर इस नाम में शायद उन्हें अहमन्यता की गंध आई होगी और उगैर उन्होंने ये विचार छोड़ दिया। अपना नाम बदलने की बात तो कभी मेरे मन में तो आई नहीं। इसके अलावा माता पिता ने मुझे जिस नाम से घर में पुकारा था उसी को मैंने अपने लेखक के लिए स्वीकार किया। हालांकि उन दोनों जैसे साहित्यिक और श्रुति मधुर उपनाम लोग अपने लिए चुनते थे, उनसे मेरे बच्चन जैसे छोटे लघुप्राण अप्रभावकारी घरेलू नाम का कोई मेल नहीं था। साथ ही वाड़ी के जिस रूप का आदर्श बनाकर आगे मैंने उसे यत्किंचित चित्रित करने का प्रयास किया, उसमें मुझे अपने को सरस्वती का पूत मानना सरस्वती पुत्र मानने से ज्यादा सारगर्भित लगा और अर्थसंगत। अब कभी कभी सोचता हूँ कि वे ना होती यानी सरस्वती थी और न सरस्वती नाम दे देने से ही हो सकती थी, पर आकारहीन कल्पनाएं भी संस्कारों की इतनी मजबूत बुनियादें डाल देती हैं। सरस्वती के पूत को राग और आग साथ लेकर चलना चाहिए। इसे कितनी तरह से कितनी बार लिख चुका हूँ, कितना लेकर चल सका हूँ, इसे मैं कैसे कहूँ। कहते कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाड़ी में आग लिए फिरता हूँ। और अपनी माता पर लिखी एक कविता में उन्होंने कहा था, और कितनी बार घुटनों में तुम्हारे जबकि घर में गीत का त्योहार होता, मजीरो ढोल ताशों की गमक में बैठ कर लय ताल स्वरते मैं सजोता, और मेरे झूमने पर जबकि तुमने पीठ मेरी थपथपाई थी लगा था, सरस्वती ने मूक मृत पाषाण छूकर राग भरती आग जैसे हो जगा दी, जीव को तुमने सिखाया बोलना और गीत की लय कान में तुमने बसा दी। पीतम्बर पंडित के बेटे मंगल पंडित की भविष्यवाणी सच निकली। मंगल पंडित ने भविष्यवाणी की कि उनके पिता ने ज्योतिष पढ़ने के लिए, उनके पिता जो है उन्होंने ज्योतिष पढ़ने के लिए काशी भेजा था, पर ज्योतिष तो उन्हें सधा ही नहीं, अलबत्ता बनारस से भजन भंग बूटी बगीची पान जर्दा का शौक लेकर वो इलाहाबाद आ गए। पिता ने उनका विवाह करके उन्हें चक के घर छोड़ दिया और खुद अपने गांव लौट गए, जो कहीं सोराव में था। ब्राह्मण बेकार भी अपनी रोजी की कुछ जुगत करे ही ले चलता है। बनारस से लौटते समय वो अपनी पुरानी पंचांग का एक भारी गट्ठर अपने साथ लाए। जोशी तो वे थे नहीं, पर कंठ जोशी अवश्य थे। बीमारी बीमारी कब तक रहेगी, संकट गरीबी कब तक टलेगी, गर्भवती को लड़का होगा कि लड़की, चोर माल चुराकर किस दशा में भागा है दाहिना, कहाँ गड़ा है, आदि आदि बातों को पंचांग को उलट उलट कर उंगलियों पर कुछ गिन मुंह से कुछ बुदा बुदा कर बता देते, और उनकी 100 में 95% बात ठीक निकलती। 5 के लिए सफाई देने की उन्हें बहुत सी तरकीबें होती। प्रताप नारायण की जनपत्री देखकर उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कह दिया था कि दक्षिण की लड़की उत्तर दिशा में बैठी हुई वर की प्रतीक्षा कर रही है। मुंशी ईश्वरी प्रसाद का परिवार 12 से आकर इलाहाबाद कटरा में बसा था, और 12 इलाहाबाद की दक्षिणी तहसील है। शायद शहर में आकर बसने वाले वो अपने खानदान के पहले व्यक्ति थे। उनके पिता 12 गांव में ही रहते थे और शहर आना पसंद नहीं करते थे। अपने पन्नाना के विषय में मैंने एक किस्सा और सुना था। कहते हैं मुंशी ईश्वरी प्रसाद अपनी पत्नी के साथ अक्सर 12 जाया करते थे, त्योहारों पर या विवाह आदि पे। उस समय मर्द घोड़ों पर जाते, औरतें पालकियों पर, लेकिन कुछ ही दिनों बाद ऐसा हो गया कि रेल उधर से निकल गई। स्टेशन गांव से कुछ दूर पड़ता। कुछ नई चाल की सवारी पर चढ़ने के शौक और सुविधा के ध्यान, कुछ खर्च के किफायत से प्रेरित होकर एक बार मेरे नाना नानी रेल से 12 पहुंचे। स्टेशन से घर तक पालकी में जाना ही था उनको।
जब नानी की पालकी दरवाजे पर पहुंची तो मेरे परनाना लठ लेकर खड़े हो गए। मैं इन्हें घर में नहीं घूमने दूंगा। अब तो ये पलटन वाली हो गई है। रेलों से पलटनों का आना जाना देखकर शायद उन्हें पलटन गाड़ी की संज्ञा दे दी गई है। लोगों के बहुत समझाने बुझाने पर माने, पर जिंदगी भर मेरी नानी को पलटन वाली ही पुकार कर व्यंग करते रहे। साथ ही उनके हाथ की बनाई रोटी फिर उन्हें कभी ना खाई। मेरे नाना इलाहाबाद की कचहरी में, यानी बच्चन के जो नाना थे, यानी सरस्वती के पिता थे, इनके नाना लगेंगे। तो कहते हैं कि जो मेरे नाना थे, इलाहाबाद की कचहरी में सारे रिश्तेदार थे। मेरे अपने परिवार में किसी के कचहरी पेशा न होने के कारण मैं नहीं जानता किस रिश्तेदार का क्या काम ये ओहदा होता है, पर शायद कोई बड़ा ओहदा नहीं है, बहुत छोटा भी नहीं है। उन्होंने उर्दू में कानून की एक किताब का संपादन किया था जो उनके नाम से ही प्रकाशित हुआ। मेरे मामा जी की पुस्तकों में उनकी एक प्रति बहुत हिफाजत से बस्ते में बंद करके रखी है। मैंने ऊपर से वो बस्ता तो देखा था, पर उसे कभी खोलने की उत्सुकता हुई नहीं। मेरे नाना का रंग बहुत गाढ़ा था। कहते हैं जब इलाहाबाद में गदर शुरू हुआ था, कटरा कचहरी के पास ही सरकारी खजाना था जो लूटा गया था। जब उन्होंने निश्चय किया कि वे अपने गांव बारह जाएंगे, घोड़ा दौड़ाते चले जा रहे थे कि बलवाइयों को संदेह हुआ कि कोई अंग्रेज भागा जा रहा है। उन्होंने घेर लिया और मार ही डालते, पर उन्होंने गांव की बोली में उनसे बात कर उनका भ्रम दूर कर दिया। बलवाइयों ने उनको सलाह दी कि हाथ मुंह पर काली पट्टी काली मिट्टी पोत कर वे जाए, नहीं तो उनकी जान खतरे में है। और उन्होंने ऐसा ही किया। बारह को अपने नानिहाल का घर मैंने एक बार जाकर देखा। शायद उस समय मैं 9वीं या 10वीं में था। उस समय तक भी परिवार के लोग बतलाते थे कि सागर में न जाने कितनी तलवारें, कटारे, शेर बच्चे गड़े हैं। गदर के शांत होने पर जब संदिग्ध जमींदारों के घर की तलाशियां होने लगी तो सारे हथियार आंगन में गाड़ दिए जाते और फिर कभी नहीं निकाले गए। सिर्फ एक कटान निकाल ली गई थी जिसकी नव दुर्गा में पूजा होती। लगता है कि मुसलमानी शासन काल में लोगों के हथियार रखने पर कोई प्रतिबंध तो था नहीं। गो जनता और शासन के अधिकार प्राय एक से हो सकते। अंग्रेजों ने तो देश को निर्बल और नपुंसक बनाने के लिए हथियार रखना जुर्म ठहराया। स्वराज होने पर भी बंदूक पिस्तौल पर प्रतिबंध हटाया नहीं गया। कारण शायद यह है कि इस जमाने में सरकारें लोगों के जान माल की सुरक्षा का पूरा भार अपने ऊपर ले रही हैं। आज सरकारों के पास इतने विशिष्ट हथियार आ गए कि बंदूक पिस्तौल रखने की खुली इजाजत देना भी ऐसा ही होगा जैसे किसी जमाने में लाठी रखने की छूट देना। और हथियार शायद सुरक्षा से अधिक आत्मविश्वास प्रदान करते हैं, और इस दृष्टि से किसी भी आजाद कौम का उन पर मुक्त अधिकार होना चाहिए। दुरुपयोग को सदा ही कानून से बंद किया जा सकता है। नाना के हथियार रखने के कारण उग्र होने के कोई किस्से मैंने नहीं सुने। गदर के बारे में मेरे बाबा के समान वे भी केवल कलम चलाने में दक्ष थे। गदर की असफलता ने इस देश की जनता के छाप धर्म को तोड़ दिया। महात्मा गांधी ने भारतवर्ष को स्वराज अहिंसा के बल पर दिलाया। स्वराज होने के बाद देशभक्ति के लिए हिंसा का आश्रय लेने वालों को जनता के मन में उभरने नहीं दिया। पड़ोसियों के बर्बर आक्रमण के बाद शायद समाज में फिर से छात्र धर्म को पुनः स्थापित करने की आवश्यकता प्रतीत हुई। मेरे नाना ठंडे दिमाग और सौम्य स्वभाव के थे। उनके नौकर माता भीख ने उनके दो एक हिस्से मुझे सुनाए थे जो उनके चरित्र पर पर्याप्त प्रकाश डालते। माता भीख उनके नौकर थे। अपनी वृद्धावस्था में मेरे माता पिता के पास वो काम करने को आ गए। मेरी प्रारंभिक रचनाएं तीसरा भाग की उरीण कहानी का नामक जो दक्खू है वो माता भीख पर ही है। लल्ली मेरी माँ ही है और माता भीख की मृत्यु मेरी ही ड्योढ़ी पर हुई थी, और उसके अंतिम समय पर मेरी माता ने उसकी जितनी सेवा की थी कहानी में वो बहुत कम रखी गई है। अपने पिता के पुराने वयोवृद्ध नौकर के साथ उन्होंने जिस स्नेह, संवेदना और समादर का व्यवहार किया था उसने मेरी दृष्टि में उन्हें मानवीय की श्रेणी से उठाकर देवी की श्रेणी में रख दिया। धार्मिकता और नैतिकता में मेरे पिता भी बड़े चढ़े थे। मेरे छोटे भाई ने मृत्युशैया पर पड़े पड़े न जाने किस प्रसंग में कहा था कि मेरे पिता को चाहे स्वर्ग ना मिला हो पर मेरी माता को निश्चय स्वर्ग की प्राप्ति होगी। पूजा पाठ भी अधिक ना करती थी, पर दीन दुखी रोगी के लिए उनके मन में अपार श्रद्धा थी। माता भीख अभी वही 12-14 का ही था जब वो नाना की सेवा में आ गया था, और एक बार ऐसा हुआ कि मेरे नाना ने माता भीख को कुछ लाने के लिए बनिए की दुकान पर भेजा। चीज भीतर थी, बनिया जब तक लेने गया था तो माता भीख ने कोई पसंद की चीज उठाकर अपनी जेब में रख ली। बनिया चालाक था। आते ही अपनी चीजों पर या नौकर के मुंह पर एक निगाह डालकर उसे पता चल जाता कि कुछ चोरी की है। बनिया ने माता भी को इतना कसकर तमाचा मारा कि उसके कान से खून बहने लगे। जब माता भी घर लौटा तो उसने सारा किस्सा नाना को बताया। नाना ने केवल इतना कहा, ये तमाचा उसने तुम्हें नहीं मुझे मारा है। ये सुनकर माता भी शर्म से गड़ गया और फिर उसने कभी चोरी नहीं की। वो कहता है, वो दिन की ई दिन कौनों की एक परा हो कि लाख पराओं में हाथ से नहीं छुए। नाना को कचहरी के काम के सिलसिले में दौरे पर भी जाना पड़ता। दौरे में माता भीख साथ जाता, वहीं उनका खाना भी बनाता। एक दिन माता भीख ने लौकी की रसेदार तरकारी और पूरी बनाई और थाली पर उसको नाना के सामने रख दी। नाना ने भोजन कर लिया और अपने काम पर बैठ गए। जब माता भीख खाने को बैठा तो पहला कौर मुंह में डालते ही उसने थूक दिया। वो लौकी तो तितलौकी थी और उसकी तरकारी मुंह में ही नहीं जाती।
माता भी हाथ जोड़कर नाना के सामने खड़ा हुआ, हुजूर कुसूर माफ़ करो, आज लौकी बड़ी कड़वी बनी पर आप खा लिए। नाना ने सिर्फ इतना कहा, तुम्हारा कोई कसूर नहीं, लौकी के भीतर की बात तुम कैसे जानते हो? आज मेरे लिए भगवान का यही हुक्म था, जब मैंने उन्हीं का उसी को भोग भगवान को लगा दिया तो मैं खुद से खाने से कैसे इनकार करता? यदन पुरुषो भवति तदन्ता देवता, नाना ने इसके उल्टे को भी अपने लिए मान्य ठहरा लिया। इसके विपरीत मेरे बाबा कहते हैं कि खाने में बहुत मीन मेस निकालते थे, किसी को खाना बनाने में वो 100% नंबर कभी नहीं देते थे, यानी इनके जो बाबा। वे अक्सर कहते हैं, हाँ सब्जी तो अच्छी बनी पर जीरा ज़्यादा भून दिया है, लौंग ये सब चीज़ें। हाँ, अगर खाना लापरवाही से बना तो अवश्य मुझे नहीं अच्छा लगता और कभी-कभी मुझे गुस्सा भी आ जाता। हालाँकि आना ना चाहिए क्योंकि प्रायः गलती अनजाने में ही होती है, कोई चीज़ जल गई कि कच्ची हो गई तो बहुत गंभीर बनकर वे कहती हैं, यानी कहते हैं कि ऐसी हालातों में जब ऐसा कुछ हो जाता है तो ऐसी हालातों में मुझे शांत करने का तेजी के हाथ में एक बड़ा कारगर नुस्खा है। यानी अपनी पत्नी तेजी के बारे में बताते हैं बच्चन जी, उनके हाथ में बड़ा नुस्खा है। बहुत गंभीर बनकर वे कहती है, अगर इस समय आपके नाना खाने पर बैठे होते तो वो क्या करते? और मैं चुपचाप जैसा भी खाना बना होता खाकर उठ जाता। अगर कभी खाने में कोई त्रुटि बता देती तो उत्तर क्या मिलता? इस समय आपके बाबा आपकी जीभ पर बैठकर बोल रहे हैं। नाना बाबा के किस्से मेरे लड़कों को भी मालूम है और खाने की मेज पर जब खाना के बीच मनमाफिक ना हुआ तो कोई ना कोई उन्हें छेड़ ही देता और पूर्वजों को याद कर लेता और मनोविनोद के साथ ही भोजन समाप्त हो जाता। मेरे नाना की मृत्यु जिस प्रकार हुई उसे भी लगता है कि बड़े संयत गंभीर चरित्र व्यक्ति रहे होंगे। एक बड़े जोशी ने 1 वर्ष पूर्व उनके देहावसान तिथि और घड़ी बतला दी थी। उनकी एकमात्र कन्या विवाहने योग्य थी, एकमात्र पुत्र अभी 7-8 का ही था, पर उन्होंने घबराहट का कोई चिन्ह प्रकट नहीं किया। मकान वे अपना बनवा ही चुके थे, जो अब भी पीले शिवालय की गली में है और जिसमें अपने अंतिम दिनों तक मेरे मामा जी रहते रहे। बेटी के ब्याह का उन्होंने पूरा सामान जुटा दिया था। बेटी की शिक्षा के लिए नानी के पास रुपए जमा करा दिए। बेटी-बेटी से क्या कहना था, पर उन्होंने मेरी नानी को आगाह कर दिया था। वे तो उसी दिन से तरह-तरह के पूजा व्रत में लगे। निश्चित दिन भी आ गया, नानी माला लेकर जप करने के लिए आसन पर बैठ गई, किंतु नाना का दैनिक कार्य हसबा-मुँह चल रहा। कचहरी जाने का समय हुआ तो नानी ने रोका, लेकिन नाना ने हंसकर कहा, जिनके साथ जिंदगी भर काम किया है, उनसे तो विदा ले आऊं। और पूरे दिन काम करके वे घर लौटे। थोड़ी देर बाद उन्होंने छाती में दर्द की शिकायत की और सांस तोड़ दी। भविष्यवाणी करने में ज्योतिष की शक्ति पर मुझे पूरा विश्वास नहीं, जितना वो संभवतः उसी दुर्बलता पर आधारित है जो प्राय सभी मनुष्यों में होता है। अज्ञात को जानने की जिज्ञासा, और इस दुर्बलता की अवस्था में मनुष्य निश्चित न जानने पर संभाव्य से कुछ सांत्वना प्राप्त कर लेता है। विश्वास यदि फलदायक है तो विश्वास फलनाशक भी हो सकता है। मैं कभी-कभी सोचता हूँ कि मेरे नाना की मृत्यु इस कारण तो पूर्वोक्त दिन समय पर नहीं हुई कि उसकी सत्यता में उन्हें पूर्ण विश्वास था। नाना के बड़े भाई के लड़के मुंशी दरबारी लाल 12 से इलाहाबाद आ गए और परिवार की देखरेख करने लगे। नानी के सिर पर 2 काम थे, कन्या सुरसती का ब्याह देना और बालक जो इनके बिंदेश्वरी प्रसाद थे उनको पढ़ाना। विवाह की व्यवस्था जल्द ही हो गई। प्रताप नारायण की कुंडली सुरसती से मिला दी गई। वर कन्या के परिवार में पूरा संतुलन था। वर के पिता स्वर्गवासी हो चुके थे। कन्या की भी, वर की माता भी विधवा ही थी और कन्या की भी, वर की एकमात्र बहन थी। कन्या के भी एक भाई थे। लड़की की ओर से किसी प्रकार का दहेज वगैरह मांगा नहीं गया था और लड़की की ओर से यह आश्वासन दिया गया कि आखिर बेटी का ब्याह कर रहे हैं, क्या ना देंगे। और एक दिन ये विवाह हो जाता है। प्रताप नारायण के विवाह की चर्चा जैसे जैसे जोर पकड़ने लगी, वैसे राधा महारानी की बेचैनी बढ़ने लगी। वो बुद्धि का ब्याह लगाने को आतुर हो उठी। मंगल पंडित की ड्योढ़ी पर कभी माँ कभी बेटी बैठी दिखाई देती, कभी कभी बड़े बूढ़े रिश्तेदारों के यहाँ चक्कर लगाती। मंगल पंडित को लटकाने की आदत ना थी, जिसको जो बतलाना होता बता देता। भैया इसमें हमारा ज्योतिष नहीं चलेगा, लेकिन राधा महारानी के साथ वे बहुत दिन टाल मटोल करते रहे। बट जब वे बहुत जी उनका खाने लगी तो एक दिन उन्होंने व्यंग से मुस्कुराते हुए कहा, बुद्धि बड़भागी है और मुंह से लदी जाएगी मोतियों से। राधा महारानी की बाँछें खिल गई, लेकिन प्रताप नारायण ने रंग पहचान और सशंकित हो गए। संभव मंगल पंडित ने उनके कान में कुछ कह दिया। बुद्धि का विवाह बादशाही मंडी के बाबू राजकुमार के साथ तय हो गया। वे 3 भाई थे, एक उनसे कुछ बड़े, उनसे बहुत छोटे। बड़े का नाम मेरी स्मृति से उतर गया। छोटे थे बाबू धर्मकिशोर, आगे चलकर अकाउंटेंट जनरल के दफ्तर में हुए। कुछ दिन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वो सहायक रजिस्ट्रार के रूप में काम भी किया। हिवेट रोड पर उनका पक्का मकान था। और इस तरीके से प्रताप नारायण की शादी में जो कुछ बर्तन कपड़े रुपए सब मिले थे, वे सब बुद्धि को शादी, जो बुद्धि की शादी थी उसमें लगा दिए।
केवल एक जोड़ी घड़ी रख ली गई थी जिसे मेरे पिताजी हर समय अपने पास या साथ रखते। लड़कपन में एक दिन मैंने वो घड़ी उनसे ले ली थी और मेरी इस असावधानी से वो खो गई। तभी मेरी माताजी ने कहा था मेरे दहेज की एकमात्र निशानी ये घड़ी थी, वो भी आज इस घर से चली गई। जब 2 विवाहों की चहल-पहल समाप्त हो गई तो प्रताप नारायण को नौकरी ढूँढने की फिक्र लगी। बारह का परिवार बढ़ रहा था। बाबू दरबारी लाल के बड़े भाई बाबू हजारी लाल के भी कई लड़के थे और अभी वे गाँव में ही थे। चालाक बिंदेश्वरी प्रसाद और उनकी माता का कटरे में अकेले रहना कठिन होता, इस विचार से दरबारी लाल ने शहर में ही आकर अस्थायी रूप से रहने का निश्चय किया। वे अपने परिवार को भी लाए और थोड़े दिन के बाद उन्हें किसी को कोऑपरेटिव सोसाइटी के दफ्तर में नौकरी मिल गई। उनके कोऑपरेटिव में काम करने की बात मैंने अपने लड़कपन में सुनी थी, पर ये नौकरी ज़्यादा दिन नहीं रही। बाद को पायनियर प्रेस में कलर के रूप में हो गए। उन्होंने ही कह सुनकर प्रताप नारायण को पायनियर प्रेस में कलर का काम दिला दिया। शायद उन्हें 15 रुपये प्रति महीने मिलने लगे। मेरी नानी से किसी समय खटपट होने पर दरबारी लाल दारागंज के किसी मकान में चले गए और नानी और मामा ने मकान के छोटे से हिस्से में रहने का निश्चय किया और बाकी मकान किराए पे दे दिया। उसी से नानी की निर्वाह और मामा की शिक्षा की जुगाड़ होती रही। पायनियर उन दिनों अंग्रेजों की बड़ी संगठित और सुव्यवस्थित संस्था थी। मैनेजर अंग्रेज हुआ करता था। सब ऊंचे ऊंचे पदों पर अंग्रेज काम करते थे। अच्छे अंग्रेज विद्वान पत्रों का संपादन करते। उसके संपादकों में रोडयार्ड कपलिंग का नाम जगत प्रसिद्ध हुआ संपादकीय विभाग में। हिंदुस्तानी केवल छापेखाने और क्लेरिकल भाग में भी काम करते। प्रताप नारायण ने अपने पिता के अव्यवस्थित जीवन के विषय में इतना सुना था, इतना देखा था कि उन्होंने निश्चय किया वे उनकी भूल को नहीं दोहराएंगे। उन्हें एक अच्छी संस्था में पाँव रखने की जगह मिल गई है तो वे अपनी किसी त्रुटि के कारण वहाँ से नहीं हटेंगे। उन्होंने कुल मिलाकर शायद 35 वर्ष पायनियर की नौकरी की। सबसे नीचे क्लार्क से सबसे ऊंचे क्लर्क की कुर्सी तक पहुँचे। जब वे रिटायर हुए तब उनकी तनख्वाह 200 से ऊपर थी। उनके सहयोगी क्लर्कों ने उन्हें एक मानपत्र दिया था जिसमें उन्हें पिलर ऑफ सपोर्ट ऑफ द पायनियर ऑफिस यानी पायनियर कार्यालय का आधार स्तंभ कहा गया। शीशा जड़ व मानपत्र कहीं मेरे सामान में पड़ा होगा। शीशा जड़ा हुआ है। सुरसती कद में मझोली और काठी में चल रही थी। मेरे नाना का बहुत गोरा और मेरी नानी का बहुत सांवला रंग। उसमें आकार गेहुआ। चेहरा उनका प्राय गोलाकार था। आंखें छोटी थी, होठे पतले। सुंदरियों में उनकी गिनती शायद ही कभी हो इनकी माता का प्रमुख रूप नहीं थी। प्रताप नारायण का भी रंग गेहुआ ही था, पर सुरसती के सामने बहुत दबा हुआ। चेहरा उनका रोमनों की ढाल सा लगता, बड़ी-बड़ी जिनमें भंग पीने जैसी, और गुस्सा आने पर लाल डोरे पड़ जाते। सुरसती की आंखें गुस्से से अधिक नीली होती। ऐसा कहा जाता है कि शरीर की बनावट में मन के स्वभाव का संकेत रहता है, पर मुझे केवल बनावट के आधार पर स्वभाव का निरूपण नहीं करना है। मैंने दोनों को देखा समझा। कुल मिलाकर प्रताप नारायण में पुरुषोचित पुरुषता थी, सरस्वती में स्त्रियोचित कोमलता। एक शासन के लिए, एक दूसरे के लिए ये थे। मेरे परिवार में एक विचित्र परंपरा क्या चली आ रही थी कि एक पीढ़ी में पुरुष शासन करता तो दूसरी में पीढ़ी जो है स्त्री। अब नायाब साहब नैबाइन को दबाए थे, नायब साहब जो थे नैबाइन को दबाए। फिर मेरी दादी जो है मेरे बाबा की सिट्टी पिट्टी गम करती। फिर मेरे पिताजी मेरी माता के लिए शेर पर सवा शेर थी और मुझ पर मेरे बच्चों पर प्राय मेरी पत्नी का हुकूमत यानी तेजी का चलता है। और मेरे लड़के को इसकी खुशी है कि अब उनके अपनी पत्नी पर शासन करने की बारी आ रही है। पति पत्नी के संबंध क्या हो, इस पर विभिन्न युगों और समाजों में तरह तरह के प्रयोग होते हैं, कहीं आदर्श को आगे रखकर, कहीं वास्तविकता को। और मुझे लगता है कि यत्र नारीस्तु पूजन्ते देती माँ सहचरी प्राण। सो उस संबंध के प्रति उतना ही अन्याय हुआ है जितना ढोल गंवार शूद्र पशु नारी से। नारी को पूछने का आदर्श बनाकर पुरुष ने अपने को कम नहीं पुजवाया, और पीटने का अधिकार हाथ में रखकर शायद कम पीटा भी नहीं है। स्त्री पीटने के ऐसे सूक्ष्म तरीके जानती है कि रोए न छुए और लक्षण झड़ दे। जब तक परिवार प्रथा विघटित नहीं हो जाता और कृत्रिम गर्भाधान समाज स्वीकृत नहीं हो जाता, तब तक पुरुष स्त्री के संतुलित संबंध की खोज बराबर जारी रहेगा। सारे प्रयोगों का औसत निकाला जाए तो प्रायः स्त्री ही पुरुष से दबी रही है, और इसका कारण बताया जाता है कि उनकी आर्थिक परतंत्रता। जहाँ आर्थिक स्वतंत्रता संभव हुआ, संदेह नहीं कि एक दूसरे से दबने की भावना दूर हो जाती, पर ये केवल बाहरी और नकारात्मक है। समता में प्रतिद्वंदिता के तनाव की भावना कम नहीं है। यूरोप में पति पत्नी विच्छेद की कितने ही मामलों में आर्थिक स्वतंत्रता ही कारण बना है। स्पष्ट है कि संबंध के एक भीतरी और भावनात्मक पक्ष की अवहेलना हुई है। नर नारी का वह आकर्षण जो प्रेम का रूप लेता है, एक दूसरे की किसी अभाव की पूर्ति करता है। दोनों को ही अपने अपने अहम को किसी न किसी रूप में पोषित करने और किसी न किसी रूप में मिटाने की आवश्यकता होती है। जो दंपति कभी एक दूसरे के ऊपर उठकर, कभी एक दूसरे के नीचे झुककर इस आवश्यकता की पूर्ति करते रहते हैं, वे हमेशा संतुलित जीवन जीते रहते हैं। तुलसीदास ने
शिव और राम का संबंध बताते हुए कहा है कि शिव है सेवक, स्वामी सखा से पी के। यानी आदर्श प्रेम का संबंध शायद एक साथ इन तीनों रूप में ही दिखता है। पति पत्नी का सेवक हो, स्वामी हो, सखा हो, पति पत्नी की सेविका हो, स्वामिनी हो, सहेली हो। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, स्त्री की आर्थिक स्वतंत्रता की घोषणा करने के लिए वेतन का चेक ही ज़रूरी नहीं है। औद्योगिक दृष्टि से अविकसित समाज में कम ही स्त्रियों का वेतन अर्जित करने वाला काम भी सुलभ हो जाए। घर बाहर के अथवा समाज के विभिन्न कार्यों में उनके श्रम के योगदान को अर्थोपार्जन से कम महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। नर नारी विकसित समाज की प्रतीक्षा में एक दूसरे की तरफ पीठ करके वहाँ नहीं बैठे रहेंगे। प्रताप नारायण ने अपने सीमित साधनों से अपनी गृहस्थी को सुचारू रूप से चलाने का निश्चय किया। 5 प्राणियों के खाने कपड़े का प्रबंध करना था। घर वर्षों की बेमरम्मती से जगह-जगह टूट गिर रहा था। जीवन का एक ऐसा सुसंस्कृत और सुरक्षित नीड़ बना था जिसमें निकट भविष्य के सुंदर और सुकुमार सपने साकार हो। उन्हें क्या पता था कि उनकी कल्पना का भविष्य अभी बहुत दूर है। उनके मन के सपने अभी बहुत दिनों तक उनसे आशा, निराशा, पिपासा और प्रत्याशा की आग में चौली खेलेंगे। सुरसती ने पत्नी की सहज अनुभूति से पति की समस्या समझी और उसे हल करने का उन्होंने जो उपाय सोचा उसमें अपना पूरा योगदान निश्चय किया। शुरू-शुरू में उन्हें इस बात का मलल अवश्य था कि वे जो कुछ अपने साथ अपने पिता के यहाँ से लेकर आई थी वह इस घर से बाहर चला गया, यानी बुद्धि के ससुराल। पर शीघ्र ही उन्होंने अनुभव किया कि यह एक पारिवारिक कर्तव्य था और उससे मुकरना लज्जा की बात होती। बात को ये सोचकर संतोष होता है कि उनका वैवाहिक जीवन कुछ त्याग बलिदान से शुरू हुआ और उसका सात्विक प्रभाव उन पर सारी उम्र रहा। प्रताप नारायण की आमदनी को एक पाई भी नहीं बढ़ा सकती थी। घर के खर्च को तो वे कम से कम कर सकती थी। वे ना अच्छे खाने की माँग करेंगी, ना अच्छे कपड़े की, ना गहने गुड़िये की। वे खाना बनाएँगी, चौका बर्तन करेंगी, कपड़े धो लेंगी, घर की सफाई करेंगी, अपनी सास और घर को दे बड़ी बूढ़ियों की सेवा करेंगी। सरस्वती में काम करने की अपार शक्ति थी, बेकार उनसे बैठा जाता नहीं था। दिन को भी वो कभी नहीं सोती थी, कभी कोई थोड़ा आराम कर लेना। वो दिन भर दफ्तर में आपन की फोड़त है और हम घर में पाँव पसार के सोई। प्रताप नारायण सरस्वती को पाकर धन्य हो। कहते हैं कि गरीबी ने यानी वही गरीबी ने दोनों को क्या भूलूं क्या याद करूं, प्राणियों को जिस श्रम संयम अनुशासन और आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी थी वो उनके स्वभाव में चरित्र में ही बैठ गया था। वो उनके सुख सुविधा के दिनों में सहज साध्य रहकर शोभन लगती। सरस्वती को केवल हिंदी की शिक्षा दी गई थी, यानी इनकी जो माता थी उनको सिर्फ हिंदी की शिक्षा दी गई थी, घर पर ही संभवतः उनकी माता के द्वारा। मेरी नानी हिंदी पढ़ लिख लेती थी, रामायण इनकी माता पढ़ती ही रहती थी और अपनी दैनिक पूजा में वेंकटेश्वर प्रेस का छपा सूरसागर भी 2 जिल्दों में उनके पास था। उनके भजन भी अदा-कदा करती। गद्य में उनके पास सुख सागर की पोथी थी और संभवतः प्रेम सागर की, जिसे वह कभी-कभी दिन में अपने पड़ोसियों के लिए बीच बाँट देती। लिखाई-पढ़ाई उन्होंने की नहीं थी, एक सीधी लकीर पहले खींच देती और उसी में अक्षर और मात्रा को लटका देती। संयुक्ताक्षर उनके बस का था नहीं, हरस की जगह दीर्घ और दीर्घ की जगह जो हरस हो जाता। ये सब कमजोरियाँ मेरी माँ की लिखावट में भी थी। माँ से बेटी में उन्नति का क्रम इतना ही चलता है कि बेटी पहले सीधी लकीर नहीं खींचती थी, एक-एक अक्षर लिखकर उस पर लगाती थी, पर एक शब्द को दूसरे शब्द से अलग कर देती। खैर नतीजा ये हुआ कि उनके हाथ की लिखी भजन, लोकगीत, गज़लों की एक पूरी कॉपी मेरे पास है और मैं बहुत ही प्रयत्न से पढ़ भी नहीं पाया, उनकी स्मृति बहुत अच्छी थी। उर्दू की वे मनमाला भी जानती थी, अलिफ से लेकर दो चश्मे, जिसे वो बड़ी खूबसूरती के साथ लिख भी सकती थी। उनके पास जब उनके छोटे भाई बिंदेश्वरी प्रसाद को पढ़ाने के मौलवी साहब को रखा गया था, तो वे भी उनके पास जाकर बैठ जाती और इस प्रकार उन्होंने उर्दू की वर्णमाला को पहचान लिया था। और अवश्य ही उनके लिखने का अभ्यास किया। मुझे उर्दू अक्षरों की शिक्षा पहले पहल माँ से ही मिली थी। आज भी मुझे अपने छुटपन के दिन याद है कि मेरी माँ किन्हीं काम धंधों में लगी हैं और मैं चटाई पर बैठ उनके द्वारा तख्ती पर चंगीटे उर्दू के अक्षरों पर स्याही फेर रहा हूँ। जब मैं सब अक्षरों पर स्याही फेर लेता तब उनको दिखलाता, वे तख्ती पर पानी छिड़ खड़िया पोत फिर से तख्ती तैयार करती और जब वो अधसूखी हो जाती तब वे सूखे कलम से उर्दू की पूरी वर्णमाला उस पर लिख देती। मैं उस पर स्याहीदार कलम चलाता। वो क्रम दिन में कई बार चलता। बात को मेरी माँ बताती कि तख्ती धोते सुखाते चंगेड़ते उब जाती और मैं नहीं उबता। इस प्रक्रिया में ज़्यादा काम तो उन्हीं को करना पड़ता। जब सब कुछ हो जाता मैं खचीनों पर स्याही भर फेंक देता। माँ को बार बार परेशान करने में मुझे कुछ मज़ा भी आता और उनकी कल्पना मैं आज कर सकता हूँ। यानी अमिताभ बच्चन को कहते कि जब पढ़ने योग्य हुआ तब तख्ती का रिवाज ही खत्म हो गया, पर तेजी पेंसिल से अक्षर कागज पर लिख देती और उसे कहती इस पर स्याही फेरो और वो उल्टे सीधे उन पर कलम चला दिया करता और लिखो। बच्चे में बदलों की भावना बड़ी प्रबल होती। अब उससे कुछ काम ले तो वो भी आपसे कुछ ज़्यादा ही काम ले। जब कभी मेरा मन लिखने में नहीं लगता, मैं खेलने कूदना चाहता तो
कुलम की नोक को किसी तरह दबाकर तोड़ देता। नरकुल या किली को तेज चाकू से काटकर कुलम बनाना माँ को नहीं आता था। ये काम पिता के दफ्तर लौटने पर ही होता और मुझे दिन भर की छुट्टी मिल जाती। तो इस तरीके से ये कैसे परेशान करते, और जब इनके बच्चे आए तो उनके बारे में सोचते हैं कि कैसे बच्चे परेशान करते हैं। सुरसती यानी जो इनके सुरसती के बारे में यानी बच्चन जी कहते हैं कि जो मेरी माँ थी, बस हिंदी का थोड़ा बहुत ज्ञान और उर्दू का अक्षर ज्ञान लेकर प्रताप नारायण के यहाँ आई थी, पर पढ़ना लिखना उन दिनों बहुओं के किसी गुण में गिना नहीं जाता था। उनकी माँ ने उनको गृहस्थी के सारे कामों में दक्ष कर रखा था, सुई सिलाई बारीकी काम ये सब तो उनको आता ही था। अब जो उनकी माता ने उन्हें ना सिखाया, इससे भी अधिक महत्वपूर्ण काम उन्होंने ये किया था कि घर से विदा करते समय बेटी को रामायण की एक पोथी दी थी, जिसमें सती अनसुईया के नारी धर्म उपदेश दिए गए थे। अब उसमें था कि एके धर्म एक व्रत नेमा काय बचन मत पति पद प्रेमा। सुरसती प्रताप नारायण की इच्छा अभिलाषा संकेत की अनुगामिनी बनने के लिए आई थी और आजीवन बनी रही। अपने एकांत पति निर्भरता का बड़ा करुण मूल्य उन्होंने मेरे पिताजी की मृत्यु के बाद चुकाना पड़ा। आज वे होते तो क्या सोचते, क्या कहते, क्या करते। वैधव्य काल में उनका तकिया कलाम हो गया था। उनके ऐसा कहने में कोई कल्पना ना होती, कोई पश्चाताप ना होता, कोई वेदना ना होती, बस निरी निरी असमर्थता। भोलापन होता जो मन की वेद जाता। मेरे पिता की मृत्यु के बाद वे 3 बरस 3 साल 6 महीने जी कैसे गई, इस पर मुझे आश्चर्य था। एक अत्यंत करुण प्रसंग की चर्चा आगे करूंगा। कमाना प्रताप नारायण का काम था, पर हिसाब से खर्च करना किसका काम था? सरस्वती का। मुंशी ईश्वरी प्रसाद के यहाँ ऐसा ईश्वरा अवतार था कि हिसाब किताब रखने की कभी आवश्यकता पड़ी नहीं। शुरू शुरू में सरस्वती के खुले हाथों ने महीने के उत्तरार्ध में कुछ कष्टकर स्थितियों में खड़ी हुई बात को प्रताप नारायण ने अपनी पत्नी को खड़ी पाई पाई और भिखारी की सहायता से हिसाब रखना सिखाया। हिसाब रखना और बात है, हिसाबी बुद्धि रखना और। परिस्थितिवश सरस्वती ने हिसाब रखने पर कुछ व्यवहारिक अधिकार तो प्राप्त कर लिया, पर हिसाबी बुद्धि उनमें अंकुरित नहीं हो पाया। हिसाबी बुद्धि की परिभाषा देना कठिन है। ऐसा आदमी संसार में पैसे की आवश्यकता कोई नहीं, उसके महत्व की भी पहचानता है और सदा ये प्रयत्न करता है कि कैसे पैसा मुट्ठी में आए और मुट्ठी से जाने ना पाए। गिरधर कबीराय की ये पंक्तियां हैं। साईं या संसार में मतलब को व्यवहार, जब लगी पैसा गांठ में तभी लागो तो यार। जब लागी तक यार यार संग ही संग डोले, पैसा रहा ना पास यार मुख से नहीं बोले, कह गिरधर कबीरदार। लो अंतिम 2 पंक्तियां तो भूली है, भूलना ही था। गिरधर कबीराय अपनी कुंडलियों की अंतिम 2 पंक्ति में कोई परिणाम निकालते, कोई उपदेश या सीख देते हैं। कल्पना कर सकता हूँ कि उन्होंने क्या उपदेश दिया होगा, और उस मूल भाग को भूलना ही शायद यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है कि मेरी बुद्धि हिसाब के लायक नहीं होती।